नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी क्लास भारत पर यूनानी आक्रमण से संबंधित है और ये क्लास रात में रिकॉर्ड हो रही है इस समय और आपको मिलती रहेगी क्लासेस। आप देख सकते हैं डेली बेस पे हमारी क्लासेस आ रही हैं और जिससे कि आपके यूपी पुलिस की अगर हम बात करें, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो ईरानी आक्रमण हो भारत पर या फिर यूनानी आक्रमण हो, इन दोनों ही आक्रमणों से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। हाल ही में भी एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस ऑपरेटर का, उसमें नंद वंशों से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे और लगभग काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत पर किस वंश का शासन था, यानी मगध पर किस वंश का शासन था। तो आप इमेज में यहाँ देख भी सकते हैं, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इतना, और ये जो इमेज है ये नंद वंशों का साम्राज्य था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नंद वंश यहीं तक नहीं थे, बल्कि यहाँ पर एक नदी बहती है जो ठीक है व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। इसे व्यास नदी कहते हैं और यहीं से व्यास नदी जब निकलती है तो ये जो व्यास नदी है इस यहाँ तक था आपके नंद वंशों का साम्राज्य, ये ऐसा माना जाता है। लेकिन देख सकते हैं हम यहाँ पे। चलिए तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिकंदर महान के बारे में, और सिकंदर महान और इसका जो साम्राज्य था इसके बारे में जानेंगे हम कि भारत पर इन्होंने जब आक्रमण किया तो उस समय कौन सा शासक था और ये किस वंश के शासक थे और कब कहाँ से भारत आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत पर यूनानी आक्रमण। ठीक है, चलिए। तो आज सीधी लाइन नहीं खिंच पा रही है पर मैं कैसे यहाँ खिंच गई, देखिए। चलिए, तो यूनानी आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनान की। यूनान वर्तमान की बात करें तो यूनान एक देश था और उस समय यूनान एक साम्राज्य था, यूनानी साम्राज्य। यूनानी साम्राज्य, और इस यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत जिस वंश का शासक था, जो वंश था वो था आपके यहाँ पर, इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड यहाँ का शासक था। फिलिप द्वितीय इसी के एक पुत्र थे जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर महान, जिसे हम कहते हैं सिकंदर महान, ठीक है, इसी का पुत्र था। तो सिकंदर की बात करें, आइए जानते हैं हम सिकंदर के बारे में। और ये आप देख सकते हैं यूनानी प्रांत था, अलेक्जेंड्रिया एम्पायर बोलते जिसे हम, और ये इस एम्पायर का जो शासक था उसका नाम था सिकंदर। और आज हम सिकंदर के बारे में जानेंगे इस क्लास में, सिकंदर के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखिए सिकंदर की बात करें तो यह निवासी यूनान देश के यूनान साम्राज्य के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, मैंने यहाँ लिख दिया है, पीछे मैंने बताया था। पिता का नाम फिलिप सेकंड इसके पिता का नाम था। फिलिप सेकंड की बात करें तो यह शासक बने थे कब? 359 बीसी में यह शासक बना, और इसकी मृत्यु की बात करें तो 329 बीसी तक ये शासक रहा। और ऐसा मानते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा सिकंदर शासक बना और साम्राज्य विस्तार को लेकर के इसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार किया और छोटे छोटे जो जितने भी साम्राज्य थे उनको जीत करके एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है,
जिस समय इसके पिता की मृत्यु हुई उस समय इसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में शासक बना। ठीक है, इसके गुरु हैं, गुरु के नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है, गुरु कौन थे? तो गुरु का नाम है इसके का अरस्तु, और ये वही अरस्तु हैं जो आप सोच रहे हैं, अरस्तु जिसे जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ये वही अरस्तु है, इन्हीं को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके विजय अभियानों की बात करें कि इसके विजय अभियान, तो देखिए इसने किस किस क्षेत्र को जीता और विजय अभियान इसके क्या क्या थे। विजय अभियान की बात करें तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि एक बार ये सो करके उठा था और उस समय इसको एक सपना आया, जब ये सो रहा था तो उस समय इसको सपना आया कि मैंने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है, और उसी सपने को पूरा करने के लिए इसने पूरे विश्व को जीत लिया। जब एक क्षेत्र बचा तो उसी क्षेत्र को जीतने के लिए फिर से आगे बढ़ा, उस क्षेत्र का नाम था भारत। तो सबसे पहले इसके विजय अभियानों में बात करें तो पहले इसने बल्ख को जीता, बल्ख। ठीक है, बल्ख आया। बल्ख वर्तमान की बात करें तो ये बैक्टीरिया, कौन सा? बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान, में बैक्टीरिया पड़ता है। उसके बाद यहाँ से बल्ख से ये कहाँ गया? काबुल। काबुल आज वर्तमान में इसकी राजधानी है अफ़गानिस्तान की काबुल। काबुल से ये सीधा गया था हिंदुकुश पर्वतमाला, और हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर या खैबर दर्रे को पार करके, हिंदुकुश पर्वतमाला से में पड़ता है खैबर दर्रा, खैबर दर्रा को पार कर भारत पर 326 BC में आक्रमण किया। 326 BC में भारत पर इसने आक्रमण किया, और जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर नंद वंशों का शासन था। नंद वंश में घनानंद का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद यहाँ का शासक था। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार क्वेश्चन आया भी है कि जिस समय भारत पर इसने आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो वो थे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। तो इसको याद रख लेना, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। चलिए, भारत पर आक्रमण के समय इसका साथ देने वाला जो व्यक्ति था, तो लिखिए इसके जो साथ दिया था। ठीक है, इसका सहायता किसने की? तो सहायता करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा अम्भी। राजा अम्भी वो पहला भारतीय शासक था जिसने किसी विदेशी राजा की भारत के खिलाफ ही सहायता करी थी। ये उस समय कहाँ का शासक था? राजा अम्भी की बात करें तो ये तक्षशिला का शासक था। तक्षशिला का शासक था। तक्षशिला का ये शासक था। ठीक है, तक्षशिला का शासक था। इसके द्वारा जब सिकंदर भारत आया तो उस समय इसके पास एक प्रस्ताव भेजा था कि या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर हमारे साथ युद्ध कीजिए। तो राजा अम्भी ने युद्ध न करके आत्मसमर्पण करना उचित समझा, जिस कारण ये पहला ऐसा देशद्रोही माना जाता है जिसने किसी विदेशी शासक की भारत के खिलाफ सहायता की थी। चलिए, एक युद्ध बहुत वर्णन में मिलता है जिसका काफ़ी बार उल्लेख हुआ है, और इस युद्ध के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस युद्ध को हम जानते हैं वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध
इसके कई नाम हैं। अन्य नाम की बात करें तो वितस्ता का युद्ध, इसके कई नाम हैं। वितस्ता का युद्ध, इसके कई नाम हैं, जैसे इसे झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। झेलम नदी का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। इसे हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था, जिन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध, उसे देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, मध्य मध्य लड़ा गया था ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य, पोरस के मध्य। यह सिकंदर एवं पोरस के मध्य लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, जबकि सिकंदर की जीत हुई। पोरस की हार हुई। पोरस को बंदी बना करके इसके सामने लाया गया, और जब इससे पूछा गया कि बताइए अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उस समय पोरस ने सिकंदर से कहा था कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है। अर्थात अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आत्मसमर्पण करूं या फिर आपसे रहम की भीख मांगूं, तो ये आपकी गलती है। मैं ना तो रहम की भीख मांगूंगा, ना ही मैं आत्मसमर्पण करूंगा, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होना, तो मैं वही चाहता हूँ। सिकंदर इसकी बात से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसको छोड़ दिया और इसका राज्य लौटा दिया गया, और बाद में इसको अपना परम मित्र बना लिया गया। और यह जो राज्य था इसका कहाँ से कहाँ तक था, तो ये जो एक नदी पड़ती है झेलम से लेकर के चिनाब तक, ऊपर एक झेलम नदी निकलती है, इधर से एक चिनाब नदी निकलती है, तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र था यही था आपके पोरस का क्षेत्र। ठीक है, ये वाला पोरस का ही क्षेत्र था। इसके यहाँ से लेकर के, झेलम से लेकर के और तक्षशिला तक जो शासन था वो था राजा अम्बी का। तो राजा अम्बी इधर शासन कर रहा था और पोरस इधर। लेकिन पोरस की और राजा अम्बी की कभी नहीं बनती थी, तो इसलिए राजा अम्बी ने पोरस के खिलाफ सहायता करी थी इस युद्ध में सिकंदर की। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आक्रमण का क्या प्रभाव रहा, और इसने जब आक्रमण किया था तो आक्रमण का प्रभाव सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय सिकंदर के आने के साथ साथ भारत की परिस्थितियां किस प्रकार बदली, ऐसे क्या चेंज हुए भारत की परिस्थिति में, जिससे पता चलता है हमें कि सिकंदर भारत आया और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है। जैसे यूनान में एक मुद्रा चलती थी उलूक शैली पर आधारित होकर के। ठीक है, तो यूनानी मुद्रा के आधार पर पहला बदलाव ये हुआ था कि यूनानी मुद्रा के आधार पर भारत में पहली बार उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। सिक्कों का प्रचलन हुआ। यहाँ पर नगरों का निर्माण हुआ, कई नगरों का निर्माण हुआ। जैसे एक नगर बसाया था इन्होंने जिसका नाम था निकेया, और एक नगर बसाया था इन्होंने बुकेफॉल। निकेया की बात करें तो इसे विजयनगर कहा जाता है आज वर्तमान में, विजयनगर। ये वो विजयनगर नहीं जो हरिहर बुक्का ने बजाया था, नहीं। और ये जो नगर का नाम रखा था अपने प्रिय घोड़े के नाम पर,
प्रिय घोड़े के नाम पर। ये दोनों के दोनों नगर आप देख सकते हैं, दोनों के दोनों नगर ये झेलम नदी के तट पर बनाया गया था। विजयनगर ये वर्तमान पाकिस्तान वाले और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बनाया गया था उस समय जब ये भारत में ही थे। ठीक है, तो भारत में सिकंदर 19 महीने यहाँ रहा और इसके अलावा इसने कुछ पाकिस्तान में भी नगर बसाए थे। जैसे एक सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना करी थी इसने, कहाँ? काबुल में, जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। एक सिकंदरिया, नंबर 3 की बात करें तो एक सिकंदरिया। सिकंदरिया जो काबुल में पड़ता है, इस नगर का इसने निर्माण किया। ठीक है, चलिए, भारत में ये 19 महीने रहा और 19 महीने रहने के बाद वापस चला जाता है। और वापस जब जा रहा होता है तो मार्ग में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। जिस जगह पर इसकी मृत्यु हुई थी उसी जगह पर इसकी समाधि है। उसे हम आज भी वर्तमान में बेबीलोन के नाम से जानते हैं। तो सिकंदर की जो कब्र है वो बेबीलोन में स्थित है। ठीक है, चलिए, आज की क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। चलिए।